साथियों, हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। नंदिता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि जो चीज़ जैसी है, वैसी ही पेश क्यों न की जाए। मैं तो बस अपनी कहानियों को आईने समझता हूँ, जिसमें समाज अपने आप को देख सके। नंदिता दास महज़ नाम नहीं, एक चेहरा है। नंदिता जी ने 10 विभिन्न भाषाओं की 40 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 2008 में फिराक नामक फिल्म से वे पहली बार निर्देशन के क्षेत्र में आईं। 2 बार नंदिता जी कांस फिल्म समारोह की जूरी में रहीं। सामाजिक कार्यों में स्नातकोत्तर होने के साथ-साथ नंदिता जी सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की पैरवी करती रही हैं। फ्रांस सरकार ने आपको नाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के नाम से भी नवाजा है। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी की चेयरपर्सन होने के साथ-साथ लगातार 8 वर्षों तक इंडियन मैगजीन द वीक में नंदिता जी मासिक कॉलम लिखती रही हैं। मंटो नंदिता जी द्वारा निर्देशित फिल्म 2008 में कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार दिखाई गई और हालिया नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती हैं। उनकी पहली फिल्म उनकी पहली पुस्तक मंटो एंड आई क्रॉनिकल्स उनके 6 वर्ष की फिल्म बनाने की यात्रा पर आधारित है। नंदिता जी डार्क इज ब्यूटीफुल अभियान की निष्ठावान समर्थक रही हैं। इसी बातचीत को आगे बढ़ाने हेतु आपने 2019 में रंग भेद पर इंडियाज गॉट कलर नामक एक म्यूजिक वीडियो बनाया। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आपने एक शॉर्ट फिल्म लिसन टू हर का लेखन, निर्देशन और निर्माण और उसमें अभिनय किया। ये फिल्म लॉकडाउन के दौरान महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा और काम के अतिरेक बोझ पर रोशनी डालती है। साथियों, इसी उद्बोधन के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा नंदिता जी का, जो हमसे जुड़ चुकी हैं। नंदिता जी, जतन परिवार की नमस्कार। ओर से नमस्कार और आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। नंदिता जी, आप एक फिल्मी हस्ती रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। आपने अलग-अलग क्षेत्रों में बहुत सारे कार्यों को किया है और आज हमारा पूरा परिवार, जतन परिवार बहुत उत्सुकता से आपसे बातचीत करने का, आपको देखने का और आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं अपने संस्था के निदेशक श्रीमान कैलाश जी बृजवासी जी से निवेदन करूँगा कि वो आपका स्वागत करें और फिर हम पूरी तरह से मंच आपको सौंपेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते नंदिता नमस्कार जी। कैलाश जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए ऑनलाइन हम ये सबको जोड़ बहुत भी रहा है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल ये बहुत लंबे इंतजार के बाद हमारी मुलाकात है और जी, नंदिता जी मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। जतन शुक्रिया। संस्थान के 21वें संस्थापन दिवस के पूर्व दिवस पर आयोजित आज के इस दूसरे संवाद सत्र में शामिल होने वाले सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। खास तौर पर उस शख्सियत का तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूंगा जो एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों के बारे में आपने अभी अभी मनीष जी से सुना है। जैसा कि मनीष जी ने कहा, मैं वापस दोहराऊंगा कि नंदिता जी, जतन परिवार आज आपको अपने बीच में पाकर गौरवान्वित है और ये परिवार आपका अभिनंदन करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए कि आज आपने हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया और उस पल को साकार कर दिया जिसकी कल्पना हम पिछले कई सालों से कर रहे थे। पता नहीं क्यों जोग ही नहीं बैठ रहा था, वरना हमने तो हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं रखी थी। कभी समय की विवशता, कभी आपका विदेश में होना और अब ये कोरोना। तो फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि जहां चाह वहां राह वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए आज ऑनलाइन या वर्चुअल ही सही हम सब मिलकर इस सत्र को आयोजित करने जा रहे हैं। ये नंदिता जी उन पुराने रिश्तों का भी मान है जो लोक जुम्बिश परियोजना की और माननीय अनिल जी बोरदिया साहब की देन है। मुझे याद है आपने 97 में हमको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी। चलिए साथियों, अब बात करते हैं उस विषय के बारे में जो हम सबके जीवन के बहुत करीब से जुड़ा हुआ विषय है, जिस पर नंदिता जी अपनी बात रखने जा रही हैं।
जेंडर और बॉडी पॉजिटिविटी, खास तौर पे बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में, क्योंकि जेंडर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और वो इतने 10-15 मिनट में या आधे घंटे में नहीं समेटा जा सकता। बहुत काम होता रहा है पिछले 3 दशकों से इस विषय पर, किंतु अभी भी लगता है कि बहुत कुछ और किया जाना चाहिए इस पे, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो प्राणी मात्र ही तो होते हैं, फिर क्यों वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनकी दुनिया ही अलग होने लग जाती है। कुदरत अलग अलग तरह के शरीर की रचना करने का भेद तो जरूर करती है, पर कुदरत भेदभाव कभी नहीं करती। तो फिर ये भेदभाव कहाँ से, कौन, कैसे लेके आ जाता है जो व्यक्तित्व को प्रफुल्लित होने ही नहीं देता? बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से होता है ये सब काम, जो ऑटोमेटिक नहीं होता, क्योंकि ये भेदभाव सिस्टम ने बनाया है, कुदरत ने नहीं बनाया है। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ता है जिन्हें हमारे समाज के द्वारा मान्य खूबसूरती के ये तथाकथित मानदंड अपने पैमाने पर नकार देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। बॉडी पॉजिटिविटी या अपने शरीर के बारे में एक सकारात्मक सोच रखना, इसकी अवधारणा पर बात करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इसके कारण बड़ी संख्या में हमारे किशोर किशोरी एक ऐसे अपराध बोध से ग्रस्त हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है। जतन संस्थान बहुत लंबे समय से किशोर किशोरियों के मुद्दे में काम करती आ रही है और कई अनुभव उन्होंने इस बारे में रूबरू किए हैं, उन्होंने देखा है। ये बात इन किशोर किशोरियों को हीन भावना और अवसाद की स्थितियों तक ले जाती है और वो टूट जाते हैं। इस समूह के साथ काम करने का जतन का अपना एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। अपनी स्थापना के साथ ही संस्थान ने खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किशोर किशोरियों को लाइफ स्किल एजुकेशन या जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास और अपने प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में सहयोग दिया है। साथियों, जैसा कि मनीष जी ने बताया, नंदिता जी डार्क इज ब्यूटीफुल अभियान के निष्ठावान समर्थक रही हैं, इसलिए इस मुद्दे पे बात करने के लिए वे सही व्यक्ति हैं। और आज के इस विषय पर आयोजित चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए और हम सबकी समझ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दोनों ही तरीकों से नंदिता जी बेस्ट हैं। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा और एक बार पुनः इन पंक्तियों के साथ नंदिता जी का स्वागत करते हुए उन्हें अपना उद्बोधन देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कि आपको भी ये खबर है कि नहीं, आप तन्हा भी एक कारवां हैं। धन्यवाद। नहीं, आपने तो कुछ ज्यादा ही कह दिया कैलाश जी। हम सभी तन्हा हैं, लेकिन हम सब जब जुड़ते जाते हैं तभी कारवां बनता है। आपकी जितनी जबान मेरी है नहीं, इतनी अच्छी सी शुद्ध आपने हिंदी में बात की। आजकल हिंदुस्तानी, हम लोग, हमारे देश में तो इतनी भाषाएं हैं। मैं खुद आधी उड़िया, आधी गुजराती, दिल्ली की पली बढ़ी, फिर बम्बई में रही, अभी फिलहाल गोवा में हूँ। तो मेरी जो ज़बान है वो हिंदुस्तानी, जिसे हम कहते हैं उर्दू और हिंदी का मिश्रण, और उसमें कुछ कुछ अंग्रेज़ी के छिड़काव भी होंगे। तो देखिए, इन चीज़ों पे अगर हम एक कॉन्वर्सेशन रखें तो शायद ज़्यादा अच्छा हो, बनस्बत कि मैं लंबा चौड़ा एक भाषण दे दूं। तो कैलाश जी, आप अपना कैमरा ऑन ही रखिए, और मनीष जी और आप लोग भी अगर बीच में भी कुछ कहना चाहें तो बस यहाँ पर एक हैंड रेज करने वाली कोई चीज़ होती है, उससे भी आप पूछ सकते हैं। राजदीप जी आ गए हैं, तो सब मिलके आप लोग भी बात कर सकते हैं। जेंडर के जो इश्यूज हैं उसको अनफॉर्चुनेटली बॉडी पॉजिटिविटी से शायद अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपने आप में जो एक बोझ खास तौर से लड़कियों पे, औरतों पे है, एक तरह का दिखने का जो बोझ है, वो उनकी अपनी जो समाज में हैसियत है उसी का ही एक रूप है, उसी से निकला हुआ एक चीज है। क्योंकि जब तक औरतों को एक इंसान, एक आम आदमी, एक औरत, मतलब जैसे एक तरह का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक उसे एक तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया जाएगा, तब तक उसे एक चीज मानी जाएगी, एक वस्तु मानी जाएगी। और जब तक वस्तु मानी जाएगी, सबको खूबसूरती पसंद है। अब खूबसूरती की डेफिनेशन भी नैरो होती जा रही है। पहले था कि भाई अफ्रीका में जिसे खूबसूरत मानते थे वो शायद वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं मानते थे, हमारे यहाँ साउथ में जिसे मानते थे शायद नॉर्थ में नहीं मानते थे। सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, यानी जो देखने वाला है ये तो उसकी नजर की बात है। ये जो
अपने आप में जो चीज है वो सिर्फ नहीं कह सकते कि ये खूबसूरत है या नहीं, क्योंकि कोई अलग सा फूल हो सकता है किसी को पसंद आए किसी को ना आए, तो ये तो देखने वाले की नजर की बात होती है। पर ये सारी चीज, कई लोग कहते हैं जैसे ब्यूटी इज इनसाइड, इट्स नॉट आउटसाइड, इट्स नॉट स्किन डीप, यानी जो चमड़ी पे जो है वो, ये सिर्फ जो आप देख रहे हैं आपकी मेरी शक्ल या जो भी, ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, उसका दिल और मन, कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी दबाव लड़कियों पे, औरतों पे, बच्ची जैसे आपने कहा जब छोटी थोड़ी सी बड़ी होती है तब से, या शायद जब पैदा होती है, पहली बात तो तभी बोला जाता है कि ये लड़का है या लड़की, तभी से उस पर अत्याचार शुरू हो जाता है। फीमेल फीटिसाइड के अगर आप देखेंगे जो उनके जो आंकड़े हैं, या फीमेल इन्फेंटिसाइड के जो आंकड़े हैं, वो बहुत ही भयानक है। यानी जो भ्रूण हत्या है, या जब छोटी बच्ची जब पैदा हो जाती है उसके बाद भी उसको मार दिया जाता है। तो ऐसे समाज में क्या आप कहाँ, मतलब ये तो आप रंग की बात तो बहुत दूर की है, जब उसे जीने का अधिकार नहीं दिया जाता है तो फिर रंग भेद की तो बहुत ही अलग बात हो जाती है। और अगर आप देखेंगे कि चाहे वो दहेज की प्रथा हो, चाहे वो इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड की बात हो, ये सारी चीजें कोई, हम कह दें कि जो अनपढ़ हैं, जिन्हें पता नहीं है इसके बारे में, वो लोग नहीं करते, बल्कि जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनके पास ये पैसा है, जिनको समझ है कि भाई आप एक स्कैन करा सकते हैं, सोनोग्राफी करा सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि ये आपको बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है। तो मेरा ये कहना था कि ये सारी जो चीजें हैं, जो पढ़े लिखे, जो समझदार जिसको हम कहते हैं, वो लोग ज्यादातर करते हैं। और यानी अब सोचने का टाइम आ गया है कि हम कैसी पढ़ाई दे रहे हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या है। पर खैर, आज का जो मुद्दा है कि रंग रूप, हम कैसे दिखते हैं, इसका कितना वजन है हमारे वजूद पे, या हम जो हैं उसमें इसका क्या योगदान है या नहीं है, हम अपने आप को कैसे डिफाइन करें। यानी मुझे अगर अपने आप को डिफाइन को क्या कहते हैं, अगर मुझे अपनी परिभाषा देनी है, या मुझे अपने आप को डिस्क्राइब करना है, बताना है कि मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हूँ, जैसे आप बहुत सारे अलग, हर इंसान है। किसी भी इंसान को एक डेफिनेशन में तो नहीं बांधा जा सकता। जो अगर मैं गुजरात में हूँ तो लोग कहेंगे कि ये तो हमारे गुजराती लड़की है, मैं उड़ीसा में जाती हूँ तो कहते हैं ये हमारी ज़मीन की उड़िया है। जब दिल्ली वासियों से बात होती है, तुम तो भाई दिल्ली वाली हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए ये बात। बम्बई की पैदाइश है तो बम्बई वाली भी हूँ, आर्टिस्ट की बेटी हूँ तो वो एक अलग परिभाषा है। या अगर मान लीजिए पूरा कमरा भरा हो गोरों से, तो फिर मैं एक देसी हो जाऊंगी, एक साउथ एशियन हो जाऊंगी। तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो बदलती रहती है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कि हम किस जगह पे हैं और वहाँ हमारी आइडेंटिटी क्या है। अगर सारे जतन के लोग हों तो मैं बाहरी हो जाऊंगी, लेकिन सब समाज के कंसर्न लोगों की अगर मीटिंग हो रही हो तो मैं बिल्कुल उसका हिस्सा हूँ। तो ये बदलता रहता है। तो जब इतनी सारी आइडेंटिटीज हैं और हर आइडेंटिटी का एक उसकी अपनी एक भूमिका है, और मैं उन सब आइडेंटिटीज को मिला के जो मिश्रण होके जो चीज है, वो नंदिता है, आप कैलाश जी हैं, आप उत्कर्ष हैं, आप रेखा जी हैं, आप मनीष हैं, सब हम लोग जो अलग अलग हैं, वो कोई एक चीज नहीं है। कई बार बाहरी लोग हमें थोप देते हैं कि भाई आपको हम इस नजर से देख रहे हैं तो आप तो यही हैं। आपकी मेन आइडेंटिटी है कि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप एक एक्टर हैं, आप इंडियन हैं, आप हिंदू जाति की हैं, मतलब हिंदू हैं या इस जाति की हैं या मुसलमान हैं। और इन सब आइडेंटिटीज ने हमें इतना बांट दिया है कि मैं हमेशा मल्टीपल आइडेंटिटीज को चैंपियन करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों औरत की जो एक आइडेंटिटी है वो हमेशा एक प्रमुखता लेती है। और मैंने इसके बारे में कई बार सोचा है कि मैं तो नहीं मानती कि कोई एक आइडेंटिटी मुझ पे हावी होनी चाहिए, पर फिर भी क्यों मेरी औरत की आइडेंटिटी मुझ पे इतना ज्यादा असर करती है। और इसका जो मुझे खुद से जो जवाब यही मिला है या यही समझ आया है कि शायद इसलिए क्योंकि मुझे कभी भुलाया, मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ कि मैं औरत हूँ, चाहे वो अच्छी चीज के लिए हो चाहे बुरी चीज के लिए, हर पल मुझे याद दिलाया जाता है कि मैं औरत हूँ। अब रात को नहीं जा सकती क्योंकि तुम औरत हो, अच्छा तुम तो बड़ी मोटी हो गई हो,
तुम तो अब पतली लग रही हो, तुम्हारे बाल ऐसे हो गए हैं, तुमने साड़ी क्यों पहनी वहां पर, हर बार तुम जब भी बाहर जाती हो तो तुम साड़ियां ही पहनती हो, मॉडर्न ड्रेस क्यों नहीं पहनती हो, अच्छा तुम इस रोल के लिए थोड़ी बड़ी लग रही हो, इस रोल के लिए तुम छोटी लग रही हो। मतलब हर मुहूर्त पे मुझे याद दिलाया जाता है कि मैं एक औरत हूँ। इसीलिए, और ये तब शायद बदलेगा जब हम औरतों को, जैसे हम आदमियों को देखते हैं, जब कोई बुरी ड्राइविंग करता है और कोई औरत बुरी ड्राइविंग करती है तो कहते हैं पता था ये औरत ही होगी, ये विमेन ड्राइवर्स आर द वर्स्ट ड्राइवर्स। जब कोई आदमी बुरी ड्राइविंग करता है तो कहता है अरे यार वो ड्राइवर देखना, तब वो ड्राइवर हो जाता है। पर जब औरत होती है तो वो वुमन ड्राइवर को सिर्फ हम वुमन बना देते हैं। तो इस तरह के समाज में इतने प्रेजुडिसेस और इतने ऐसे परसेप्शंस, ऐसे अलग अलग नजरिए हैं जिन्होंने हमें सीमित कर दिया है। हम लोगों के कहने पे अपने आप को डिफाइन करने लगे हैं, जो बहुत दुख की बात है। और क्योंकि औरत को एक चीज माना गया है, उसकी एक रकम होती है, वो पैसे, जब उससे शादी हो तो एक दहेज मिलता है, जब बच्ची पैदा होती है तो लगता है ओफो अब इसको पाल पोस के ये तो कुछ लाने भी नहीं वाली है, उसे एक बोझ माना जाता है। तो फिर वो एक चीज है, और हर चीज को खूबसूरत होना चाहिए तभी उसकी वैल्यू है। और खूबसूरती की डेफिनेशन भी पूरे दुनिया में अब एक वेस्टर्न यूरोपियन सेंट्रिक डेफिनेशन एक बना दी गई है कि उसे पतला होना चाहिए, उसकी ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए, उसका नाक ऐसा होना चाहिए। एक बड़ा अखबार है, नाम नहीं लूंगी, लेकिन करीब 15 साल पहले उन्होंने एक पूरा एक ड्राइंग बनाया था कि आप तभी खूबसूरत हैं अगर आपके चीक बोन ऐसे हैं, आपकी ये चौड़ाई की इतने इंचेस होनी चाहिए, आंख ऐसी होनी चाहिए, गर्दन ऐसी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल नाप तोल के एक औरत की एक छवि बता दी है। और उसके बेसिस पे अब आप अपने आप को तोलिए। यानी कोई भी औरत अपने आप से खुश नहीं है, वो हमेशा सोचती है कि नहीं मेरे में ये चीज नहीं है, मेरे में वो चीज नहीं है। मेरी एक दोस्त ने एक बार मुझे कहा था कि ये ब्यूटी मैगजीन्स आर देयर टू मेक यू फील अगली, कि ये सारी जो ब्यूटी मैगजीन्स हैं जब आप देखते हो तो आपको यही लगता रहता है कि यार मैं तो ऐसी नहीं हूँ। अब उसके पीछे कितना काम, और वो एक तो घंटों बैठकर अपने आप को संवारते रहो, उसके बाद उसकी सही लाइटिंग होती है, फिर मेकअप होता है, फिर फोटोशॉप पे आपको और बदल दिया जाता है। ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तब एक प्रोटोटाइप ऑफ ब्यूटीफुल वुमन एक निकलती है, और हम उसको देख के कहते हैं कि भाई मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ। पर इसी पे अगर हम बात करेंगे तो शायद चीजें नहीं बदलेगी। मेरा मानना है कि जब हम अपने आप को, अपने टैलेंट्स, अपने इंटरेस्ट्स, अपने कंसर्न्स, इन चीजों से डिफाइन करेंगे, यानी हर इंसान में कुछ ना कुछ तो हुनर होता ही है। अब उसे बाहर लाने की कई बार इजाजत नहीं मिलती या वो माहौल नहीं मिलता। क्योंकि एक बार मुझे याद है, मैं एक कॉलेज में टॉक दे रही थी तो मैंने कहा दैट फॉलो योर हार्ट, जो तुम्हें सबसे पसंद हो ना वो किया करो। तो एक लड़की ने हाथ उठाया तो उसने कहा मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या पसंद है। तो मैंने कहा मतलब, कहती हाँ मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं जो मुझे सही में पसंद हो उसको मैं पता लगाऊं। मैं पढ़ती गई, मुझे अच्छे नंबर लाने थे, और बस उसके अलावा जो खेल कूद भी था वो कम होता गया, और जो दूसरी चीजें थी वो सब बोलते गए कि को करिकुलर एक्टिविटीज है, ये क्या तुम बकवास कर रही हो, ये गाना वाना छोड़ो, पढ़ाई में ध्यान दो। तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम परिवार में, अपने आप, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, दफ्तरों में एक दूसरे को वो एक प्रोत्साहन दे कि हम, जो भी आपका एक टैलेंट है उसे हम उभारें, आपके जो इंटरेस्ट हैं उसे उभारें। कई बार ये होता है जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उस चीज में टैलेंट नहीं होता है, ये भी हो सकता है। लेकिन आप इंटरेस्ट को पहले पहचानिए, देखिए, और जरूरी नहीं है हर चीज में एक्सेल करना कि मुझे फर्स्ट आना है उस चीज में, मैं बहुत अच्छा बनना चाहती हूँ। कई लोग, मेरे जो शुभचिंतक हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी, उनको लगता है कि यार तुमने बहुत सारी गलत चॉइसेस की, तुम दिल्ली में रही जब फिल्में कर रही थी, तुम भी कमर्शियल फिल्में करती, बड़ी बड़ी एक्टर्स ने और एक्ट्रेसेस ने किया हुआ है, इसमें क्या हो जाता है, तुम इतना ज्यादा क्यों लगी रही एक ही तरह की फिल्मों में, तुम एड्स नहीं करती हो, तो इन ट्विटर में ऐड कर लेती तो पैसे फट से तुमको मिल जाते। तो सबका अपना अपना है, तो उनको लगता है कि मेरी बस छूट गई। कुछ लोगों को लगता है अरे वाह तुमने तो 40 फिल्में की, अपने अपने यू नो यू वर्कड ऑन योर ओन टर्म्स, जो तुम्हें लगा वही किया। तो सबके परसेप्शंस अलग अलग होंगे, लोगों के नजरिए अलग अलग होंगे। हम अपने आप को डिफाइन करें
अपने इंटरेस्ट्स के मुताबिक, अपनी जो चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं, जो इस दुनिया को अच्छी बेहतर बनाएंगी, जो हमें खुशी देंगी, औरों को खुशी देंगी, जब हम उन चीज़ों पे फोकस करने लगेंगे, तो मैं कैसी दिखती हूँ ये ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी आज देखिए आपके लिए इयररिंग्स पहने, मैं लॉकडाउन में ये सब बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। मैं तो एकदम मतलब यहाँ पर 10 कपड़े लेकर आई थी 1.5 महीने के लिए, अभी 3.5 महीने रह रही हूँ और बिल्कुल मिस नहीं कर रही कि मेरे पास वो 11वां कपड़े हैं या नहीं है। तो जब ज़ूम होता है तो बस थोड़ा-सा ठीक-ठाक मैं भी बन के बैठती हूँ। लेकिन वो मेरी 11वीं चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ एक दिन में। 10 चीज़ें, जो पहली 10 चीज़ें वो मुश्किल से हो पाती हैं। तो आप सुंदर भी रहिए, आप में अच्छा दिखना है, उस पे भी आप अच्छा कुछ पहनते हैं तो हमें खुशी होती है। कोई कहता है अच्छा अच्छी दिख रही हो तो अच्छा लगता है। लेकिन वो फ़ोकस नहीं है, उससे मैं डिफ़ाइन नहीं होती। मेरे बाल अगर सही नहीं है, मैं सब कहते तुम हमेशा बाँध देती हो, चश्मा लगा के वो कर देती हो, यार कॉन्टैक्ट लेंस क्यों नहीं पहनती? अच्छा नहीं लगता, लोग तुमको अपने बुड्ढी वाले रोल्स दे देंगे। तो मैंने कहा दे दें भैया, कोई यंग तो हम है नहीं। जब 50 पार कर लिया तो अब ठीक है, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल गई है। तो ये जो एक होड़ है कि मैं किसी और के जैसे लगूँ, मैं कम उम्र की लगूँ, मैं गलत अपनी उम्र दूँ, मैं चश्मा ना पहनूँ, ये सारी चीज़ें आदमियों को उतनी झेलनी नहीं पड़ती हैं। दाढ़ी हो तो इंटरेस्टिंग लगते हैं, गंजे अगर कर दें तो अच्छा लगता है, क्लीन शेवन हो तो उसके लिए एक नाम है, मतलब हर चीज़ का एक स्टाइलिश सा नाम है आदमियों के लिए। पर औरतों की परिभाषा बहुत ही नैरोली डिफाइन की गई है। तो मैं ख़ास तौर से जो यंग लड़कियां हैं, जो अभी अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हैं, अपने आप को मतलब कैसी उनका क्या वजूद है उसको डिफाइन कर रही हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इसको 11वीं चीज़ बना दीजिए और बाकी जो 10 हैं उसको एक्सप्लोर करने का मज़ा उठाइए। तो धीरे-धीरे आप अपने आप को उससे डिफाइन करना बंद कर देंगी और वो प्रेशर भी फिर कम होता जाएगा। यहाँ मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, पॉज़ लेती हूँ, ताकि आप में से कुछ अगर कुछ सवाल करना चाहें या कुछ कहना चाहें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, इस पे तो बहुत बातें की जा सकती हैं। अभी जैसे डार्क इज़ ब्यूटीफुल कैंपेन है, इस पे मैं थोड़ा कहना चाहूँगी। आप कैलाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहिए प्लीज़, नहीं तो नहीं, मैं मैं ये कह रहा था थोड़ा-सा कि आप इस भी थोड़ा अभियान रेस्ट के लीजिए। बारे। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं। कह रहा था कि आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि प्रश्न भी बहुत सारे आने लग गए हैं, तो अपन जी। बीच-बीच में प्रश्न भी लेते जाएंगे और थोड़ा सा आपको ब्रेक भी मिल जाएगा। तो मनीष जी और राजदीप जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई प्रश्न आया हो तो आप प्रश्न पढ़ें और उसके मुझे कोई ऐसा आप रेस्ट नहीं, ये सब दिल की बातें हैं जो जिसमें अच्छा, बहुत एक मन से कह रही हूँ, तो और थोड़ी ऐसे घूम-घाम के कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग आती हैं। बस बिल्कुल, थोड़ा-सा इस अभियान के बारे में कह देती हूँ, उसके बाद आप सवाल ले लीजिए। बिल्कुल ये जो आप अभियान है डार्क इज़ ब्यूटीफुल, ये एक्चुअली शुरू किया गया था एक चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशन ने, जिनका नाम है वुमेन ऑफ वर्थ। और कि औरतों की क्या वैल्यू होनी चाहिए उसके बारे में ऐसा कुछ, ये लोग काफ़ी काम करते हैं। तो ये जब 2013 में मेरे पास आए कि हमारा ये कैंपेन 2009 से चल रहा है और आप इसे सपोर्ट करिए। तो मैं सोच रही थी कि औरतें तो इतनी और चीज़ों से जूझती हैं, कभी वायलेंस इतना है, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, इन्फेंटिसाइड, विडो के प्रॉब्लम, ये सब रंग भेद, कोई भी सांवला है तो उसको पता है कि इस देश में सांवला होने के क्या-क्या सब जो अटैक्स होते हैं बचपन से, धूप में मत जाओ, हल्दी लगाओ, अपने घर वाले ही कई बार कह देते हैं। मैं फॉर्च्यूनेट थी, लकी थी कि मेरे माँ-बाप ने ये कॉम्प्लेक्स मेरे में नहीं डाला। लेकिन सुनते आए हैं, हम भी इस बात को जानते हैं, मुझे भी उस तरह के रोल्स बहुत आसानी से मिलते हैं जिसमें कोई दलित कैरेक्टर हो, कोई गाँव का कैरेक्टर हो, कोई स्लम ड्वेलर हो, इस तरह के लिए मैं परफेक्ट हूँ। पर जैसे ही कोई अपर मिडिल क्लास का अगर कैरेक्टर हो या पढ़ा-लिखा कैरेक्टर हो, तो मुझे कहते हैं कि थोड़ा-सा, मुझे पता है आपको पसंद नहीं है, पर थोड़ा लाइट कर लेंगे आप अपनी स्किन, नहीं तो ऑडियंस कन्विंस नहीं होती है। तो मैंने कहा अच्छा, क्यों पढ़े-लिखे लोग डार्क नहीं हो सकते हैं? कहते नहीं, समाज में तो होते हैं लेकिन फ़िल्मों में नहीं होते ना, तो इसकी वजह से ऑडियंस को थोड़ी प्रॉब्लम होती है एक्सेप्ट करने में। तो इस तरह के मेरे काफ़ी झगड़े हुए हैं मेरे अपने इन 25 साल जो फ़िल्में थोड़ी बहुत मैंने की हैं। तो इसीलिए मुझे लगा ठीक है, मैं सपोर्ट कर देती हूँ। मैंने एक फ़ोटो दिया, एक कोट दिया और मैं भूल गई। पर शायद जिसे कहते हैं कि दुखती रग को शायद छुआ था कि बहुत लोगों ने इसके बारे में सवाल किए, बोलना चाहा और कहा कि मुझे लग रहा है कि फाइनली कोई मेरे लिए बात कर रहा है।
मैं फेयर एंड लवली लगा लगा के अभी भी गोरी नहीं हो पा रही हूँ, या मेरे माँ बाप बहुत दुखी हैं कि मेरी शादी नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे कितने लोगों ने मेरे साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स शेयर की। मुझे तो बल्कि ये कैंपेन के नाम से भी थोड़ी सी मतलब दिक्कत होती थी, क्योंकि डार्क इज ब्यूटीफुल क्यों कहा जाए। वैसे ही ब्यूटीफुल का इतना बर्डन औरतों पे है, और ऊपर से हम फेयर एंड लवली के ही रिप्लाई में क्यों बोले डार्क इज ब्यूटीफुल। मेरा तो मानना है कि जो है बस वही खूबसूरत है, उसका वो हम हैं, बी नेचुरल। मैं अगर करती तो बी योर सेल्फ या ऐसे कुछ कहती, पर मैं उनका भी लॉजिक समझ रही थी। 2019 में वो चाहते थे कि उनकी 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाए, तो तब मैंने एक छोटा सा वीडियो यंग लोगों के लिए बनाया था, उसका नाम था इंडियाज गॉट कलर। क्योंकि मुझे लगा डाइवर्सिटी पे वैसे भी हमें बात करनी चाहिए। हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन उसको वो मान्यता नहीं दी जाती है। तो हमने एक वीडियो किया था जिसमें काफ़ी सारे एक्टर्स थे, जैसे राधिका आप्टे, स्वरा भास्कर, गुल पनाग, तिलोत्तमा शुम, बहुत सारे एक्टर्स उसमें आए थे जिसमें जो हर रंग के थे, क्योंकि हम कह रहे थे कि भी जो भी आपका रंग हो आप उसे सेलिब्रेट करिए। तो ये चाहे रंग की बात हो, चाहे कोई मोटा हो, पतला हो, नाटा हो, ऊंचा हो, हर तरह की जो बॉडी शेपिंग, बॉडी आइडेंटिटी है, इन सब से परे हम बस अपनी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें और अपनी जो भी नेचुरल सेल्फ है उसमें खुश रहें। उसके बारे में ये कैंपेन था। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता जी। वैसे तो क्योंकि यहाँ समापन नहीं है, इसलिए मेरा धन्यवाद उस परिप्रेक्ष्य में नहीं है, हम आप सबको लगातार सुनते ही रहेंगे। लेकिन हूबहू मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हूबहू आपको वैसा ही पाया जैसा हमने सोचा था। क्योंकि हमें अक्सर ये हम देखते हैं कि जो फिल्मों के कलाकार हैं उन पे स्टारडम हावी होगा, लेकिन जैसे किरदार आप करती आ रही हैं उनसे हमें पता था कि आप बहुत ही सहज और बहुत ही सरल होंगी, और जब आप हमसे बातचीत करेंगी तो हमें लगेगा कि हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति है जो हमसे बातचीत कर रहा है। तो उस पर्सोना को बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ बना नहीं रही, अगर आप पर्सोना बनाने लगे तो फिर वो सहज ही नहीं हुआ। जी फिर तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी कि भाई अब मैं सहज कैसे दिखूं, मैं ये सोच लेती हूँ। जी नहीं मैं देखिए, अपने उस मेरा जो मतलब जिसको कहते हैं कि आप जमीन पे तब रह सकते हैं अगर आप जमीनी लोगों से मिलते रहें और आपको पता चले कि ये बाकी चीजें इतनी सुपरफिशियल हैं। तो इसमें मैं कोई बहुत जद्दोजहद कर रही हूँ या बहुत मेहनत कर रही हूँ रियल रहने की, और मुझे बहुत टेम्पटेशन हो रहा है और मैंने उसको रेजिस्ट किया, ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। मतलब आप जैसे लोग जो सही में अच्छा काम कर रहे हैं और जमीनी लेवल पे काम कर रहे हैं, असली जो कार्यकर्ता हैं, उनसे मेरे ऐसे बहुत जान पहचान के हैं, दोस्त हैं, जो मुझे याद दिलाते रहते हैं कि ये असली लोग हैं जो असली काम कर रहे हैं। तो हमें कोई उड़ने की कोई ना हमारा हक बनता है और ना हमें जरूरत है। जी, तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। नंदिता जी, एक बात यहाँ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमने जब डे 1 पे फर्स्ट टाइम जब हमें आपकी तरफ से ये हामी मिली कि आप हमारे इस सेशन में रहेंगी, तब से हमारे साथियों के मन में प्रश्न उभरने लगे थे, और जो कोर टीम थी उसमें तो तभी से प्रश्न आने लगे थे, लेकिन जब से हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया, बहुत सारे प्रश्न आए। तो यहाँ तो प्रश्न पूछिए। उत्तर बहुत जी, तो मैं अपने साथी राजदीप को यहाँ आमंत्रित करूंगा कि वो आएं, और फिर एक-एक करके हम साथियों के प्रश्न लें। बहुत से साथियों से हम खुद अनुरोध करेंगे वो अपने प्रश्न रखें, पर कुछ प्रश्न क्योंकि चैट में और हमारे पास अलग-अलग मीडियम से आए हैं, तो राजदीप जी उसे पढ़कर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नंदिता जी, मैं अपनी तरफ से आपका स्वागत करता हूं, और अभी 4:57 हो रहे हैं। इसको मैं अपनी डायरी में नोट करूंगा कि मैं आपसे पहली बार मुखातिब हुआ हूं। तो मेरे पास में प्रश्नों की एक बहुत बड़ी कतार है, काफी सारे प्रश्न और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं अभी तक की जो चर्चा चल रही है उसको लेके। और यहाँ पे कुछ साथियों को मैं आमंत्रित करूंगा जो अपने प्रश्न सीधे तौर पे आपके सामने रखेंगे। नंदिता जी, एक प्रश्न आया है, मैं इनका नाम लेता हूँ, आई थिंक आप शायद इनको पहचान जाएंगे। ये ऑस्टिन टेक्सास यूएसए से हैं, शुभ शेषर। इन्होंने लिखा है, नंदिता, आई टू एम एन एलुमनाई फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, योर सीनियर। हैज इट मोटिवेटेड यू टू ब्रिंग सम सोशल चेंज इन द सोसाइटी इन एनी वे? ओके, अंग्रेजी में जवाब दूं कि हिंदी में दूं? बिल्कुल, आप जिसमें सहज हो नंदिता जी। नहीं, मैं दोनों में हूँ, लेकिन मतलब अंग्रेजी में ज्यादा हूँ, लेकिन हिंदी में करते हैं क्योंकि हम लोग सब ज्यादा हिंदी भाषी हैं यहाँ। आई एम श्योर उनको भी समझ आ ही रहा होगा। जी, एक तो अच्छा हुआ मिलके, टू मीट अनदर एलुमनाई
फ्रॉम मास्टर्स इन सोशल वर्क जो मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में किया था। आई थिंक कोई डिग्री आपको बेटर और वर्स सोशल वर्कर नहीं बनाती, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको अलग अलग रियलिटीज़ से मुखातिब कराती है। क्योंकि जैसे पहली बार मैं बस्तियों में गई, बस्तियों में काम किया, जो बच्चे तो यही है कि अलग अलग जो रियलिटीज़ हैं हमारे समाज की, उनके बारे में ज़्यादा जानने को मिलता है। वरना क्या है कि हम अपने अपने जो भी हमारा जो वर्ल्ड है हमारे परिवार का है, जैसे मेरे पिताजी आर्टिस्ट हैं, मदर राइटर हैं, तो उस वर्ल्ड के बारे में ऑब्वियसली मैं ज़्यादा जानती हूँ। पर MSW की वजह से मुझे बहुत और रियलिटीज़ जानने को मिली, और जब आप उनके करीब आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक सेंसिटिविटी भी आती है। क्योंकि अगर आप रियलिटी से मुखातिब होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई संवेदनशील इंसान उससे हिले नहीं या उसके बारे में कुछ करना ना चाहे। सो मैं तो सबको यही, यंग लोगों को खास तौर से यही कहती हूँ कि आप अलग अलग एक्सपीरियंसेस करिए, अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़िए और वॉलंटियर करिए। उससे जो सीखने को मिलेगा वो किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। थैंक यू नंदिता जी। आई होप वो हमें समझ पाए होंगे। और इसके अलावा सवालों की कड़ी में हमारे साथ में अभी रेखा जुड़े हुए हैं। मैं रेखा को यहाँ पे आमंत्रित करूंगा करौली से, वो अपने प्रश्न को यहाँ पे रखें जो ज्ञानोदय से जुड़ी हुई हैं। रेखा, आपका स्वागत है। आप वीडियो और अपने आप को अनम्यूट करते हुए आप बात करें। थैंक यू। नमस्ते मैम, मैं रेखा प्रजापत। ज्ञानोदय परियोजना की तरफ से मैं एक सवाल रखना चाहती हूँ कि आज के युग में एक महिला के महिला के रूप में आपको अपनी पहचान बनाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, और ये जो ये रंग भेद और ये भेदभाव कैसे पनपता है, क्या इस तरह की समस्या को हम एक सरल तरीके से कैसे सुलझा सकते हैं, कैसे सामना कर सकते हैं सरल तरीके से? आपने तो बहुत सारे सवाल पूछे और बहुत बड़े बड़े सवाल पूछे हैं जिसका हम दिन भर बात करेंगे तब भी नहीं समय मतलब काफ़ी रहेगा। देखिए, अगर कोई ऐसी पुड़िया होती कि दे दें और उसको सरलता से वो सब ठीक हो जाए, तब तो कोई बात ही नहीं थी। ये पेचीदा मामला इसलिए है क्योंकि समाज क्या है, जब हम समाज बोलते हैं हम अपने आप को उसमें से अलग कर देते हैं। हम सभी समाज हैं, हम सभी समाज का हिस्सा है, कोई एक इंसान तो है नहीं। तो इसीलिए ये सारी जो भेदभाव की चीज़ें हैं, ये हमारी मानसिकता है कुछ हिसाब से। तो मतलब ये हम सिर्फ अपने लीडर्स और मीडिया को भी ब्लेम नहीं कर सकते, फिल्मों को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे लोग उसी समाज से निकले हैं। जैसे कई बार कहते हैं कि फिल्मों का असर समाज पे ज़्यादा है या समाज का असर फिल्मों पे ज़्यादा है। तो मेरा तो ये मानना है कि फिल्मों का असर पहले होता है, समाज पहले एक डिफाइन करता है अपने प्रेजुडिसेस, बायसेस वगैरह, उससे फिर फिल्म वालों को लगता है कि हाँ देखो, ऑलरेडी जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया कि एक पढ़ी लिखी लड़की का और औरत का अगर मुझे रोल करना पड़े तो वो चाहते हैं कि मैं गोरी हो जाऊं। तो ये उनको लगता है कि समाज में है, मैट्रिमोनियल एड्स में भरे पड़े हैं कि उनको फेयर एंड लवली होमली औरत चाहिए, तो उसको वो और बढ़ावा देते हैं, उस प्रेजुडिस को और स्टीरियोटाइप को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो ये भेदभाव तो सदियों से, जैसे ये रंग भेद भी है, तो सदियों से चला आ रहा है। ये जाति की वजह से है या कॉलोनाइजेशन की वजह से है या आर्यन जो एक पूरी आइडियोलॉजी है उसकी वजह से है, इसके तो हम हिस्टोरिकल अगर उसमें जाएं तो बहुत चीजें हैं। तो एक कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन बस हम अपने पे देखें कि हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं वो भेदभाव नहीं करूंगी तो पहली बात तो मेरा बच्चा नहीं करेगा। कोई भी चेंज लाना एक जनरेशन का सिर्फ काम होता है। जिस जनरेशन ने स्कूल जाकर पढ़ाई कर ली वो जरूर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जिस जनरेशन ने औरत का अगर असम्मान नहीं किया या उस तरह से औरत को अगर सही मायने में इज्जत दी, तो वो यही चीजें अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो इनमें आप में से जो भी पेरेंट्स हैं उनकी पहले तो ये भूमिका हो जाती है। अगर आप नहीं हैं, आपके चारों तरफ आपके दोस्त हैं, आपके परिवार वाले हैं, कहीं भी जब आप ये भेदभाव देखते हैं, हम लोग ज्यादातर चुप हो जाते हैं कि भैया ये उनका काम है, हम बोलेंगे तो बुरा मानेंगे, क्योंकि हमारे मन में भी वो भेदभाव है। कई बार उसके बोझ से हम ही दबे चले जाते हैं। तो जहां भी आप भेदभाव देखें उसे तुरंत आप उस पे रोक लगाएं, बहुत अच्छे से। कोई बड़ा भी कर रहा हो तो सम्मान पूर्वक बोले, लेकिन बोले जरूर। सबसे डेंजरस होता है कल्चर ऑफ साइलेंस। गलत चीजें जो हो रही होती हैं उस पे जो एक अजीब सी एक शांति जो हम एक आर्टिफिशियल एक पीस बना देते हैं कि नहीं यार हमें नहीं बोलना चाहिए, वो गलत होता है।
तो भेदभाव का खत्म करने का शायद हमारी जनरेशन में, हमारे लाइफ टाइम में शायद ना हो, लेकिन अगर हम उसे चेंज करने का हिस्सा नहीं बनेंगे तो फिर तो हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी नहीं होगा। थैंक यू नंदिता जी, और थैंक यू रेखा। मेरे ख्याल से आपने जो सवाल रखे हैं वो काफी सारे साथियों के सवालों को, काफी सारे सवाल जो साथी हैं उनके सवालों को हम जवाब दे पाए हैं नंदिता जी के माध्यम से। मैं हमारे अगले साथी को यहाँ पे आमंत्रित करूंगा। उषा, आई थिंक आप शायद अब आपको एक्सेस है नेट की, अगर आप आना चाहें तो आप यहाँ पे अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और वीडियो ऑन करके आप अपनी बात रख सकते हैं। जी नमस्ते नंदिता जी। नमस्ते उषा जी। नंदिता जी, मेरे साथ सुमित्रा जी हैं और हम राजमन में काम कर रहे हैं। हमारा आपसे एक सवाल है कि फिल्मी दुनिया में भेदभाव पर कार्य करते हुए आपको किस किस तरह की चुनौतियां आई और आपको इन महिला मुद्दों पे जो काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा तो जो सच्चाई चारों तरफ देख के तकलीफ होती है वही प्रेरणा है, जिंदगी ही प्रेरणा है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो भी प्रेरणा है, और जो लोग इस भेदभाव को बढ़ा रहे हैं वो भी एक तरह से प्रेरणा है, क्योंकि उनको जब उस तरह की चीजें हम देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, कुछ तो करना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री कोई अलग दुनिया में नहीं है, इसी दुनिया का हिस्सा है। तो जैसे दूसरे जो काम के जो ऑफिसेज हैं या फैक्ट्रीज हैं या जहाँ भी जो अलग अलग काम के जो स्पेसेस हैं, उसी तरह से फिल्मों में भी वो भेदभाव है। जैसे जब मैं डायरेक्ट करती हूँ, डायरेक्टर कहते हैं इज अ कैप्टन ऑफ द शिप, पर उसके बावजूद क्योंकि आप एक औरत हैं, कई बार आप कुछ अगर बोल दें या कुछ सवाल, जैसे आप किसी को कुछ कह दें कि ये करना चाहिए, तो जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो 100% आदमियों के लिए नहीं किए जाते हैं। या आधा टाइम मुझे सर बोला जाता है, मतलब सर, और फिर याद आता है कि नहीं मैडम, फिर ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है कि कोई एक औरत भी एक शिप की कैप्टन हो सकती है। तो उसकी धीरे धीरे आदत डाल रहे हैं। अब तो खैर काफी चीजें चेंज हो गई हैं, पर मैंने खुद ये देखा है। फिराक मेरी 2008 में थी और मंटो 2018 में, तो 10 साल में भी काफी फर्क पड़ा है। तो ऐसे कई कई छोटे छोटे होते हैं, और खास तौर से पढ़े लिखे ये जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास का जो समाज है, जो उसमें तो और ज्यादा सटलर जो इनइक्वालिटीज होती हैं वो इतनी छुपा के आपको मारते हैं कि आप उसको ठीक तरह से डिफेंड करने में भी आपको अजीब सा लगता है। क्योंकि अगर आप डिफेंड करेंगे तो कहेंगे अरे आप तो बहुत फेमिनिस्ट बन रही हैं, हमारा तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं था, आप तो हर चीज में अपनी फेमिनिज्म ले आती हैं, घुसेड़ देती हैं। तो इसीलिए बहुत वो छुपा के जो मारने वाली चीज होती है वो और ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि जो सामने अगर आपको कोई थप्पड़ मारे तो आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, पर जो आपको शब्दों से या आपको उस तरह की छूट न देकर या आपको बांध दे या इस तरह से भी बहुत तरह का अत्याचार, जो मानसिक, एक तरह से मानसिक अत्याचार होता है। और कभी कभी लड़ने की उतनी ज्यादा हिम्मत या आपका काम, आपका अटेंशन काम में इतना होता है कि कई बार आप भी नजरअंदाज कर देते कि छोड़ो यार, अभी उसने ऐसे कह दिया, अभी मुझे नहीं झगड़ा करना है, अभी मुझे उस बात को आगे नहीं बढ़ाना है, बाद में देखेंगे। तो औरतों ने ये बाद में देखेंगे, अभी छोड़ो, लड़ाई नहीं करनी, इस तरह से इतने समय तक किया है ये कि कई बार उसका फायदा भी उठाया गया है। तो हर औरत को अपने लेवल पे ये गेज करना होगा कि मुझे कितना लड़ना है और कैसे लड़ना है, और प्यार से लड़ना है। प्यार से लड़े तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर जोर से बोल के लड़ना है तो कभी कभी वो भी करना पड़ता है। तो जो आपकी लड़ाई है वही मेरी लड़ाई है। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर उषा। सुमित्रा जी, आपका सवाल रखने के लिए। नंदिता जी, हमारे पास में सवालों की बहुत बड़ी जड़ी है, पर आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ और साथियों को मैं यहाँ पे लाइव बुलाऊं जी और जी, उनके बुलाइए। हम सवाल लें। हमारे साथ में यूनिसेफ जयपुर से मंजरी जी पंत जुड़े हुए हैं। मैं मंजरी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आप प्लीज अगर अपना सवाल यहाँ पे रख सकें, आप अगर अपने आप को अनम्यूट कर सकें और हम सबके सामने हमसे मुखातिब हो सकें। मंजरी मैम। बहुत धन्यवाद राजदीप। और नंदिता जी, आपको खुद देखते हुए, बात करते हुए सुनना बहुत अच्छा लग रहा है किसी पुरानी सहेली से बातचीत हो रही है। बिल्कुल, हम सब जुड़े हुए हैं अपने काम के जरिए और इन सब सोच के जरिए, हम सब सहेली और दोस्त ही हैं। बिल्कुल। हम लोग इस बारे में काफी चर्चा करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और काम के सिलसिले में भी, और ये पाते हैं कि ये जो मानक बन गए हैं आजकल खूबसूरती के, उसकी शुरुआत, जैसा आपने कहा, बहुत बचपन से पड़ जाती है।
माता पिता की पहली दूसरी बातचीत से ही शुरुआत हो जाती है, ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में डालने में कि क्या सुंदर है और क्या नहीं जी। लेकिन जब हम अडोलेसेंट्स के साथ, किशोरियों के साथ बातचीत करते हैं तो हम पाते हैं कि किशोर बालकों का, पुरुषों का, उनका एक बहुत बड़ा रोल है एक मापदंड सेट करने में, और पावर, वेदर वी लाइक इट और नॉट, लाइज इन द हैंड्स ऑफ द मेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द काइंड ऑफ सोसाइटी। तो ये जो सत्ता है, इसका वो लोग सदुपयोग कैसे कर सकते हैं इन मानकों के बदलाव में, इसके बारे में अगर आपके कुछ विचार हो। मतलब आपका कहना है जो आदमी जो है, जो पुरुष हैं, वो कैसे इसका सदुपयोग कर सकते हैं, वो आप पूछ रहे हैं कि पुरुषों की क्या भूमिका होनी चाहिए एक तरह से, और इस डायलॉग की शुरुआत हम कहाँ से करें? ये बहुत ही जरूरी चीज आपने पूछी मंजरी जी, क्योंकि इनफैक्ट जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स भी हमारे देश में भी हुए हैं, बाहर भी जो हुए हैं, उनमें कई बार क्या है कि आदमियों को बिल्कुल अलग रखा है, पुरुषों को अलग रखा है। ये सिर्फ सोचा गया है कि ये तो महिलाओं की प्रॉब्लम है, महिलाओं को ही सुलझाना है। उसकी वजह से एक्चुअली मानसिकता में और ज्यादा दूरी हो गई है, क्योंकि औरतें अब समझने लगी हैं, सवाल करने लगी हैं, क्लेश बढ़ गया है एक तरह से, क्योंकि आदमी अभी वहीं के वहीं है और औरतें काफी आगे निकल चुकी हैं। और एक तरह से आदमियों की गलती भी नहीं है, क्योंकि वो जो सीखते आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो क्वेश्चन खुद कर रहे हैं कि यार ये तो गलत चीज है। जब औरतें 50% पूरी दुनिया में हैं, तो उन्हें तो 50% कुछ भी नहीं मिलता है। या जब हम एक साथी बन के शादी हम दोनों ने की है, हम दोनों के बच्चे हैं, पर वो तो सारा बोझ उठा रही है, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। ऐसे बहुत कम आदमी है जो खुद ब खुद इन चीजों को सोचते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको एक आदमी वर्सेस औरत वाली लड़ाई ना देखें, पुरुष और महिला की होड़ ना देखें, लेकिन जो सारे चाहते हैं कि एक इक्वालिटी हो, एक ऐसा समाज हो जिसमें हम साथी दोस्त एक साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, तो उसके लिए आदमियों को इस कॉन्वर्सेशन में लाना बहुत ही जरूरी है। और ये बिल्कुल बचपन से करना चाहिए। मतलब मेरा बेटा क्योंकि इस तरह की चीजें बहुत सुनता था, और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी बात करती थी, या जैसे वुमेन राइट्स पे हम लोग बहुत बात करते हैं, तो उसने सुन सुन के उसको लगा शायद हम लोग आदमी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। तो वो कहते पर आप, क्योंकि मैं किसी से बात करी थी और मैंने कहा कि विमेन डायरेक्टर्स बहुत कम है और विमेन डायरेक्टर्स को आना चाहिए। तो वो बहुत छोटा था, 4 या 5 साल का, तो रोने लगा, कहते क्यों मेन डायरेक्टर्स को क्यों नहीं आना चाहिए? तो वो तो शायद बिल्कुल ही, जब मैं उसको फिर बड़ा होता गया, अभी तो 10 साल का है, मैं उसको जब समझाने लगी कि किस तरह से, एक दिन मैंने उसको कहा, वो मेरा टीचर है एक तरह से, एक दिन मैंने उसको कहा कि पहले जो होता था, आज के जमाने में भी औरतों को इस तरह की राइट्स नहीं मिलती। तो उसने मुड़ के कहा पहले होता था वो कैसे ठीक है? पहले अगर नहीं होता तो आज भी नहीं होता। आपने क्यों डिस्काउंट किया कि पहले चल सकता है, पहले ऐसे होता था? तो मैंने कहा चलो ये जेनरेशन शायद कुछ बदलाव लाएगी, क्योंकि वो बहुत ही बुनियादी सवाल है कि हमने यहाँ तक स्थिति आने कैसे दी। ये स्थिति आज भी अगर है तो वो इस तरह की प्रथा चली आ रही है और सवाल कम किए गए थे, इस वजह से आज हम इस स्थिति में पहुंच पाए हैं। और जब तक पुरुष इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक ये चीज चेंज नहीं होगी। जो ऑलरेडी जो विक्टिम है, जो दबा हुआ है, उसे ही अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, या जो दबा रहा है, जो ज्यादा प्रिविलेज्ड है, जिसके पास ज्यादा राइट्स है, वो ये बात सोचे ना। आदमियों को तो पहले हमारी पैरवी करनी चाहिए। बिल्कुल, we need more feminist men. Absolutely. Well said. Thank you Manjari ma'am. Hopefully all the men who are here are thinking about all of this. नहीं तो उनकी वो walk the talk नहीं कर रहे। हम आपकी बीवियों, आपकी बेटियों और आपकी बहनों से पूछेंगे इसके बाद। बिल्कुल साथियों से। थैंक यू मंजरी मैम आपके सवाल के लिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे साथियों के सवालों को आपने एक साथ ही रखा है यहाँ पे। हमारे पास में कुछ और साथी हैं। आईसेप करके एक संस्था है करौली में, वहां से हमारे साथी हैं नवीन जी झा, जो हमारे पार्टनर भी हैं, जो प्रोग्राम हम वहां पे चला रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। मैं सोहेल से दरख्वास्त करूंगा कि आप नवीन सर को अनम्यूट कर सकें और नवीन सर अगर अपना सवाल रख सकें। नवीन जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप जी। नमस्ते मैम, मैं आपका एक फैन में से हूँ जिन्होंने आपकी लगभग सारी मूवीज देखी हैं, और मैं आपका एक स्टेटमेंट बहुत कोट करता हूँ। आपने जब ये JSW वाला कैंपेन लॉन्च किया था तो आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी
इसका एक्सेप्टेंस बहुत लो है, आपने ऐसा कोट किया था अपने स्टेटमेंट में, और फिर आपने उस बात को एक्सप्लेन किया था कि हमें जो ब्यूटी क्या है उसको देखने का नजरिया बदलना चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स जो हैं 10 स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। ट्राइबल एरिया में मैम काम करते हैं, झारखंड में सिमडेगा, सरायकेला और ईस्ट सिंहभूम में, जहां पर लगभग 1,81,000 जो आदिवासी महिलाएं हैं 14 से 24 साल की, युवा युवतियां और जो शादीशुदा भी हैं लेकिन 14 से 24 साल के साथ काम करते हैं। उनका 5-6 बड़ा प्रश्न होता है, कई बार हम जवाब दे पाते हैं, कई बार नहीं दे पाते। आपके माध्यम से मैं ये प्रश्न रखना चाहता था। उनका सबसे बड़ा प्रश्न है जो एडोलसेंट्स का नॉर्मली होता है, हम अपनी बातों को अपने घर में नहीं बता सकते, बाहर कैसे बता दें? विद इन द बाउंड्री जो हमारे अपने हैं, अगर हमें उनसे झिझक है तो बाहर झिझकता, आप कहते हैं बाहर झिझकता आप दूर कर लीजिए, ये कैसे, ये बिहेवियरल चेंज कैसे ला सकते हैं? हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की हैं, तो कुछ आप एक्टिविटी अगर इस पर कोई प्रकाश डाल सकें। और मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कभी भी समय हो, आधा घंटा से 1 घंटे का, तो हम एक जीना इसी के नाम से है एक वेबिनार करना चाहते थे, और अगर आप आकर के डायरेक्टली ट्राइबल लोगों से बात करें तो प्रोबेबली उनके कुछ और प्रश्न होंगे, लेकिन उनका ये जो है बिहेवियरल चेंज, जो घर के अंदर जिन बातों पे झिझक है, बाहर कैसे वो झिझक तोड़ दें। तो मैं कोई एक्टिविटीज हम लोग कुछ कुछ करते हैं, पर आपके माध्यम से मैं जानना चाहता था आप इसको कैसे देखती हैं, कैसे तोड़ा जा सकता है? पर ये जो सवाल है नवीन जी पूछ रहे हैं जो आप, ये तो मतलब कि जो भी लोग कार्यकर्ता जो हैं, मतलब चाहे वो रूरल एरियाज में हों या जो दूसरे शहर, छोटे शहरों में भी हैं या बस्तियों में काम करते हैं शहरों में, ये तो सभी लोग जूझते हैं, क्योंकि घर में वो आजादी नहीं मिलती, इसीलिए संस्थाओं की जरूरत पड़ती है कि वो उन्हें उस चीज से बाहर निकालें। अगर एक पुरुष प्रधान समाज है, एक फ्यूडल समाज है, बड़ों से बात करना अगर एक उसको एक बदतमीजी माना जाता है कि आप अच्छा उल्टा मुझे, मतलब तुम मुझे सिखाओगे, इस तरह की बात की जाती है। सवाल करना को ही बुरा माना जाता है। आज के जो प्रिविलेज स्कूल्स में कहते हैं क्वेश्चनिंग इज द फंडामेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और वही चीज को बुरा माना जाता है हमारे ट्रेडिशनल समाज में। तो उनको तो हमें वही कहना होगा कि क्योंकि आप घर पे नहीं बात कर पा रहे हो, क्योंकि आप घर पे उस चीज को यहाँ आके सीखो, यहाँ सब दोस्त है, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, यहाँ कोई आपको नहीं कहेगा कि आप क्यों सवाल कर रहे हो। मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने एक वर्कशॉप की थी, दिल्ली में ही एक सीमापुरी नाम का एक इलाका था, वहां पर तो बहुत सारी ऐसी बच्चियां बैठी थी और सब झिझक रही थी, शुरू का टाइम था तो कोई कुछ कहना ही नहीं चाह रहा था। और मैं अपने जोश में, मैं भी मतलब 22 साल की थी शायद, तो तब आइडियलिज्म भी तो था लेकिन रियलिज्म कम था, तो हम भी सोचते थे कि हम ये गाना करेंगे और ये बात करेंगे, और कोई कुछ बोल नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्ची ने कहा कि आप हमें पढ़ना सिखाइए, और हम ये सोचते थे क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते थे, हमें लगा था कि हम तो गाना करेंगे, हम नाटक करेंगे, हम इनके लिए कुछ और, पर वो एक्चुअली पढ़ना चाहते थे। फिर वो पढ़ाई एक तरह से उनके लिए मनोरंजन, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा, उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी, तो पहले तो उन्हें क्या चाहिए, उनकी बात से हम समझे। फिर मुझे याद है हमने ये किया था कि हम, एक लड़की धागा लेके आई थी, जो बॉबिन में धागा लगा होता है, तो हमने ये कहा कि भाई हम एक राउंड लेंगे, अपनी उंगली पे उसको बांधेंगे और कोई भी एक बात करेंगे अपने बारे में, चाहे अपने बारे में, अपने घर की कोई भी ऐसी चीज जो बाकियों को नहीं पता। तो शुरुआत में किसी ने सिर्फ अपना नाम कहा, फिर किसी ने कहा मैं वहां रहती हूँ, धीरे धीरे किसी ने कहा कि मेरे पापा मुझे बहुत मारते हैं, फिर किसी दूसरे ने कहा कि मेरे पापा तो मेरी मम्मी को भी मारते हैं, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे बोलने लगे। और इतनी उनकी जो पर्सनल चीजें जो वो अपने घर में नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीजें बाहर आई। और जब आप अपना खुद वल्नरेबल हो जाते हैं, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि जो कार्यकर्ता या जो भी साथी जो हैं, हम खुद ये ना सोचे कि हम बड़े ऊपर कुछ हैं और हमारी सारी चीजें सुलझ गई हैं, कि हम पढ़े लिखे हैं या हम ही सर खुद, हमें भी कितना कुछ सीखना है, हमारे भी प्रेजुडिसेस हैं, हम भी भेदभाव करते हैं। ये नहीं कि हमें, हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं है, हम भी कई बार ऐसे स्टीरियोटाइप करते हैं कि मारवाड़ी ऐसे होते हैं और बंगाली ऐसे होते हैं और तमिलियन ऐसे होते हैं। हम भी बहुत चीजें, या जो जर्नलिस्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं, एनजीओ टाइप वाले तो सिर्फ बातें करते हैं, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो जब तक आप सच्चाई से
ईमानदारी से उनके सामने नहीं आएंगे तब तक वो नहीं खुलेंगे। वो क्यों ईमानदार बने, वो क्यों आपको सब कुछ बताएं? आप कभी बताते हैं अपने घर की बातें और अपने क्या प्रॉब्लम्स है? वो नहीं हम लोग बताते। तो मेरे ख्याल से जितना हम खुलेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे अपनी, वो लोग भी लाएंगे, और हमें वो कॉन्फिडेंस उनको देना होगा कि जो चुप्पी आपको घर में सहनी पड़ती है उसको काउंटर करने के लिए यहाँ ये आजादी है। धीरे धीरे आप समझिए कि क्यों लड़कियों को बोलना चाहिए, क्यों ये बुरी बात नहीं है, क्यों बड़े भी हों अगर वो गलत हैं तो वो बोलना क्यों बुरा नहीं है, क्योंकि वो एक तरह की कंडीशनिंग से आए हैं, उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते। तो फिर वो छोटा छोटा उसका कुछ स्वरूप लेके अपने हिसाब से अपने माहौल को देखते हुए वो बदलाव वो घर भी लेकर जाएंगे। पर इसका अगेन कोई एक रूल नहीं है, सब लोग अपने अपने हिसाब से इसको सोचेंगे। बिल्कुल, बहुत जरूरत है आपके जैसे लोगों को आगे आने की और इस तरह के कार्य। अगला सवाल नवीन जी। और नंदिता जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा वक्त का भी हमें देखना होगा। हमारे पास में 3 और साथी हैं और मेरे ख्याल से हम कोशिश करेंगे कि जल्दी उनके सवाल लें। मैं लक्ष्मी शर्मा जो रेलमगरा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और नंदिता जी के सामने अपना सवाल रखें। लक्ष्मी शर्मा। नमस्ते राजदीप जी। नमस्ते राजदीप जी। नमस्ते राजदीप जी। जी नमस्ते लक्ष्मी जी। मेरे को सभी को नमस्ते। मैं नंदिता जी से एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके बाद आपको लगा कि मुझे महिला हिंसा और सामाजिक मुद्दों पे मूवी पिक्चर्स बनानी चाहिए? मैं एक्चुअली कभी भी एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, ना ये मेरा कोई सपना था, ना एम्बिशन था, ना मेरी इसमें कोई ट्रेनिंग थी। मैं तो जिसको कहते हैं एक्सीडेंटली एक्टर बन गई। मेरा बैकग्राउंड समाज कार्य का ही था। ऐसा नहीं कि मैं एक्टर बनने के बाद मुझे लगा कि हाँ अब चलो कुछ समाज कार्य कर लेते हैं, बल्कि अब तो मैं बहुत कम करती हूँ। अब तो सिर्फ ऐसी बातचीत होती है, कोशिश करते हैं जो अपने अनुभव हैं वो और शेयर करें या अपनी सोच जो शेयर करें। पर पहले मैंने जब मास्टर्स इन सोशल वर्क किया उसके बाद मैं 2-3 संस्थाओं के साथ जुड़ी थी। लोक जुम्बिश के काम जो कैलाश जी जिसके बारे में बता रहे थे वो उसी का अल्लारिप्पू एक संस्था थी, उनके तहत जब काम किया, या दूसरी जो संस्थाएं थी उनके तहत किया। तो ऑटोमेटिकली जो भी आप जिंदगी में करेंगे उसको आगे चलकर उसका कुछ असर तो पड़ेगा ही आप पे। जैसे हमारे घर का जो माहौल होता है उसका असर हम पे पड़ता है, हम जैसे दोस्त बनाते हैं उनका असर पड़ता है, जहां हम नौकरी करते हैं उसका असर पड़ता है। तो जब समाज कार्य के दौरान जो अलग अलग लोग मिले, जो अलग अलग दिक्कतें सामने आई, जो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, वो 6-7 साल जो मैंने काम किया फिल्मों में, तो मैं उसके बाद आई। फायर भी जब मैंने की थी 1996 में, उसके बाद भी करीब 2000 तक मैं फुल टाइम काम करती थी एनजीओज में। फिर वो धीरे धीरे कम होता गया और फिर सोशल एडवोकेसी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी इस तरह की चर्चाओं में ज्यादा रुझान हो गया और ज्यादा काम मैं कर पाई। तो ऑटोमेटिकली जो मुझे जो रोल्स पसंद थे या जो कहानियां पसंद थी, मैं बल्कि एज एन एक्टर अपने आप, पहले तो लोग रोल देखते हैं, मैं कभी रोल नहीं देखती थी, मैं पहले कहानी देखती थी कि इस कहानी का हिस्सा मुझे बनना है क्या, इस कहानी में क्या कुछ ऐसा कहा जा रहा है जिससे मुझे लगता है कि हाँ ये चीज कहनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मेरा जो समाज कार्य का काम था उसने काफी इम्पैक्ट किया, उसका काफी असर पड़ा मेरी चॉइसेस पर। जो मैंने एक्टिंग की भी चॉइसेस जो की और जो निर्देशन की भी जो चॉइसेस मेरी थी वो उसकी वजह से ज्यादा आई। थैंक यू। और लक्ष्मी जी के बाद में मैं जयपुर से हमारी साथी हैं डॉक्टर शालिनी सिंह। शालिनी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, प्लीज आप अपना प्रश्न रखें हम सबके बीच में। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं लिख नहीं पा रही थी कि प्रॉपर मुझे पूछना क्या है, तो मुझे आपसे आपके साथ की एक मेरी, जब से मुझे पता चला कि आप आ रही हैं तो मुझे याद आ गया अपना टाइम कि मैम मैं जब 12वीं में रही होंगी, 12वीं कक्षा में, तो मैं हमेशा कहती थी कटिंग पार्लर में जाके कि मुझे नंदिता दास जैसे बाल काट दीजिए। तो मैम ये रियलिटी है, सच में ये शायद हो सकता है कि प्लेटफॉर्म सही भी ना हो बताने का, पर मैं क्योंकि अब हम इस इशू पे काम करते हैं तो मैंने तो सर भी मुंडवाया है। आप सर मुंडवाएंगी तो मैं मानूंगी। मैंने तो सर भी मुंडवाया है 2000 में, ऐसी फिल्म के लिए जो बाद में मैं कर भी नहीं पाई क्योंकि उन्होंने पूरी कास्ट चेंज कर दी। जी मैम, मेरे बाल बहुत बोरिंग है और तब से उग ही नहीं रहे ज्यादा। देखिए नहीं मैम, आपकी स्टेप कटिंग थे और यहाँ तक आगे आगे रहते थे। मैं मूवी तो भूल गई कि कौन सी थी वो, मुझे याद नहीं। देखिए
हम अब शक्ल सूरत को 11वें नंबर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं धक्का मार रही हूँ उसको नीचे, आप उसको ऊपर ला रही हैं। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, मैं बस साझा कर रही हूँ कि उससे हुआ क्या कि मैम फिर मैं आपसे JLF में मिली 2010 में। अच्छा। उस समय मैम वनस्थली से बच्चियों को भेजा जाता था JLF में एक्सपोजर के लिए। मैं वनस्थली विद्यापीठ से पढ़ी हूँ, निवई अच्छा। राजस्थान, तो जी, भेजा जी, जाता जी। था। और मेरी सिस्टर क्योंकि वहाँ पे MA इंग्लिश कर रही थी, तो उसके साथ मुझे जाने का मौका मिला। अच्छा। क्योंकि इंग्लिश के ही स्टूडेंट्स को वहाँ जाने का मौका मिलता था, तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैम मेरी सिस्टर जा रही है, वो तो बहुत छोटी है। ये तो जबकि बहुत गलत भेदभाव है कि जबान के लेवल पे कहा जा रहा है कि सिर्फ अंग्रेजी सीखने वालों को भेजा जा रहा है। इस भेदभाव के खिलाफ आप लड़ी कि नहीं, पहले ये बताइए। तो मैम मैं लड़के गई आप वहां पर कि मैं छोटी है मेरी सिस्टर, तो मैं जाऊंगी उसको सपोर्ट करने, जबकि वो 1 साल ही छोटी थी, पर मुझे जाना था, जयपुर आते इसलिए। तो मैम वहां मुझे आप मिली, आपने ब्लैक साड़ी और जिसका गोल्डन कलर का बॉर्डर था वो पहन रखी थी। तो मैंने आपसे ये कह के आपके साथ फोटो क्लिक कराया कि मैम मैं बहुत बार पार्लर में जाती हूँ और मेरे बाल आपकी तरह कटिंग नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे वो कटिंग करानी, इसलिए आप मेरे साथ फोटो खिंचवाएं। तो मैम मेरे पास आज भी वो फोटो है। अभी तो एक्चुअली मैं अपने इन लॉज वाला मतलब घर में हूँ और मेरे पेरेंटल हाउस में वो वाला फोटो है। और मैम मेरा जब वहां से विदाई समारोह हुआ तो मैंने सेम साड़ी और सेम हेयर कट वाला ड्रेस किया। तो मैं अब सोचती हूँ आप शालिनी रहिए, आप शालिनी रहिए। हम सब अलग अलग विविधता में हम अपनी यूनिटी लाएंगे ना, तो आप शालिनी रहिए। अब अगली बार कुछ और साड़ी पहनिएगा और कुछ और बाल करिएगा। तो मैम मैं ये साझा करना चाह रही थी आपसे कि मेरी वो याद है एक आपके साथ। और अब हम जब इस मुद्दे पे काम करते हैं और इस बात की आगे एडवोकेसी करते हैं, तो अब मैं अपने आप से उसे रिलेट कर पाती हूँ कि जिस एडोलेसेंट एज में मैं थी, किशोर अवस्था में, तो मेरे ही वो थॉट थे जो मैं आज चेंज शेयर करिए। बिल्कुल, आप अगर बच्चियों के साथ शेयर करेंगी कि हम भी इन्हीं चीजों में फंसे रहते थे, हमें भी लगता था कि ऐसे कर लेंगे तो शायद हम वैसे बन जाएंगे। आजकल तो फिल्मों को, खासतौर से जो कमर्शियल, जो बड़ी बॉलीवुड स्टार्स हैं, उनको देखकर आदमी औरत दोनों अपने हेयर स्टाइल्स बदल देते हैं, कपड़े बदल देते हैं, उनके हिसाब से बहुत खर्चा कर देते हैं, बल्कि जो जिनके पास उतना नहीं भी होता है ज़्यादा खर्चा कर देते हैं कि हम उन जैसा बन जाएं। पर उसके बजाय हमारे रोल मॉडल्स ऐसे लोग हों जो आप ही के समाज में होंगे, जिन्होंने कुछ बहुत मुश्किल कर दिया है या डिफिकल्ट डिसीजंस लिए हैं लाइफ के, या बहुत चैलेंजेस जिन्होंने, जैसे राजस्थान में आपकी भंवरी देवी हैं जिन पे मैंने एक फिल्म भी बनाई थी, मतलब एक्ट किया था, बवंडर नाम की। अब देखिए भंवरी देवी का ये जैसे रेप हुआ था, उस कितने साल, 20 साल हो गया है तकरीबन, आज भी वो लड़ रही है न्याय के लिए और अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। निर्भया को न्याय मिल गया और जो इतने 20 साल पुरानी जो घटना है, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। वो एक सच्ची रोल मॉडल है। और ऐसी बहुत औरतें हैं जो अपने अपने घरों में रहकर भी वो जंग लड़ रही हैं, तो वो हमारे असली रोल मॉडल्स बने। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू राजीव जी। थैंक यू शालिनी। और मेरी ओर से जो आखिरी सवाल के लिए मैं जिसको आमंत्रित कर रहा हूँ, शना खान हमारे साथ में जुड़ी हैं, जो ज्ञानोदय प्रोजेक्ट से ही हैं। शना, मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने सवाल को रखिए। बोलिए शना जी। आप म्यूट हैं शायद, सुनाई नहीं दे रही है आपकी आवाज मुझे। शना आप अनम्यूट हो पाएंगे? ओके, परफेक्ट। हाँ जी, अभी अनम्यूट हो गया। थैंक यू सो मच सोहेल जी अनम्यूट करने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू जतन दैट आई जॉइंड जतन एंड देन आई गॉट अ दिस इवनिंग जहाँ पे मैं आपके साथ में रूबरू हो पाई, नंदिता जास जी। तो मेरा एक सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, वो ये कि आपने एक मूवी जो बनाई है फायर मूवी बनाई है आपकी। तो वैसे आपने बहुत सारी मूवी बनाई है जो ज्यादातर समाज के कार्यकर्ताओं के ऊपर है और जो भी समाज में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, वायलेंस चल रहा है, उसके ऊपर है। लेकिन ये मूवी जो है वो 1996 में आपने बनाया है ना। उस टाइम पे अगर हम बात करें, फेमिनिज्म की बात नहीं होती थी है ना। उस टाइम पे अगर हम बात करें तो सेक्सुअलिटी की बात नहीं की जाती थी, ट्रांसजेंडर्स की बात नहीं की जाती थी। तो वहां पे आपको कैसे प्रेरित हुआ कि आप इस मूवी को लिखें, इसको डायरेक्ट करें? नहीं, मैंने डायरेक्ट और लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ एक्ट किया है। yes. मैंने सिर्फ एक्ट किया। You know, how did you manage this criticism if you got from the society कि आप इस मूवी के ऊपर काम बहुत मिला, मूवी के अंदर बहुत मिला। और 96 में तो आज तो 25 साल बाद बहुत बातें होती हैं इसके बारे में। और अभी एक बहुत ही बुरा सा एक्चुअली ट्रांसजेंडर बिल भी आ रहा है जिसके खिलाफ भी बहुत
चर्चा होती है। अभी तो वो वोकैबुलरी है, हम गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल ये सब कम से कम लफ्ज कहते हैं या इस्तेमाल करते हैं। उस जमाने में तो जो जर्नलिस्ट थे वो भी जब मुझसे सवाल पूछते थे उनको पता नहीं था कि क्या लफ्ज इस्तेमाल करें, इतनी हिचक उनमें ही थी। और एक अजीब सी एक ऑकवर्डनेस थी, क्योंकि हम लोग हिपोक्रेसी में बहुत मानते हैं। हमारे समाज में जो चीजें जो असलियत में भी हैं उसे हम अगर नहीं बोलेंगे तो शायद नहीं होंगी, या हम जिसको कहते हैं शविंग अंडर द कार्पेट कर देते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं और लिंचिंग अलाउ कर देंगे। लेकिन दो लोग अगर प्यार करना चाहें, एक साथ रहना चाहें, तो उस पर हम लड़ मरेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली उस टाइम बहुत अटैक्स भी हुए, बहुत चर्चाएं हुई। पुलिस मेरे घर के सामने पूरा 1 महीना थी हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे थिएटर्स को भी तोड़ा गया। पर सेंसर बोर्ड ने वैसे उसको बिल्कुल पास कर दिया था, एक भी कट के बिना, तो वो भी अपने आप में एक लैंडमार्क डिसीजन था। उससे मैंने जब ये फिल्म डिसाइड की कि मैं ये करूंगी, तो मैंने ऐसे इसको कहानी के रूप में पढ़ा और मुझे लगा कि मैं तो इतनी लिबरल फैमिली से हूँ, मेरे घर में तो हर चीज के बारे में बातचीत होती है, पर होमोसेक्सुअलिटी के बारे में और इन इश्यूज के बारे में तो कभी बातचीत नहीं हुई। तो इसीलिए मेरी इसमें रुचि ज्यादा बढ़ी। और मैंने फिल्म से जितना सीखा ना सीखा, उसके बाद जो चर्चे हुए, हर तरह के सवाल उठाए गए, मेरी खुद की ग्रोथ उस फिल्म की वजह से बहुत हुई। क्योंकि मुझे लगने लगा कि हम जो हमें ठीक नहीं लगता या जो हमें अपनी जिंदगी में नहीं करना, वो सब गलत है। यानी कोई और किसी और ढंग से जी ही नहीं सकता है, या उसके लाइक्स और डिसलाइक्स अगर हमारे से मैच नहीं करें तो हम एकदम जजमेंटल हो जाते हैं कि ये सोसाइटी इतनी इनसेंसिटिव है। क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर की डिस्क्रिमिनेशन की, परिवार वालों ने किस तरह का व्यवहार किया है, जो लोग टेनेंट्स थे, उनके ओनर्स, जो घर के जो मकान मालिक थे, उनको कैसे निकाल देते थे, जो नौकरी करते थे उनकी क्या अलग परेशानियां होती थी। मैंने इन 25 साल में बहुत चेंज पाया है, इससे भी ज्यादा होना चाहिए और फिल्में बननी चाहिए, कम बनी है तकरीबन इन 25 सालों में। लेकिन उससे जूझने, किसी भी चीज से जूझने का मेरे ख्याल से एक ही तरीका है मेरे लिए, कि आप कन्विंस्ड हो। अगर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होगा तो आपको वो लड़ने की ताकत अपने आप आ जाएगी, आपको करेज ढूंढना नहीं पड़ेगा। मेन चीज सिर्फ फोकस करिए कि आप उस चीज के बारे में जेन्युइनली, आपका कन्विक्शन को क्या कहते हैं, आपकी जो आपका जो विश्वास है उस चीज पे, या आपका जो यकीन है उस चीज पे, वो एकदम मजबूत होना चाहिए कि हाँ ये चीज सही है और ये चीज नहीं है। जब वो यकीन मजबूत होगा तो फिर आपको ताकत भी आ जाएगी उस चीज से लड़ने की। तो इसके बारे में भी, इन इश्यूज के बारे में मैंने 25 सालों में कई बार कहा भी है, बोला भी है, कई पिटिशन साइन किए हैं, कई कॉन्फ्रेंसेस में कई लोगों के साथ वर्कशॉप्स भी की हैं। क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ, इस फिल्म ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि ये जो हम और वो की जो एक परिभाषा बना देते हैं, चाहे वो रंग भेद का हो, चाहे जाति का हो, चाहे धर्म का हो, हर चीज में हम एक वो बना देते हैं पहले, तो उसे हम कैसे तोड़ें, उसके बारे में मुझे काफी समझने को मिला, क्योंकि फायर मेरी पहली फिल्म थी। थैंक यू शना इस सवाल को रखने के लिए। और मेरे ख्याल से यहाँ जिन लोगों ने फायर देखी है वो समझ पा रहे होंगे इस सवाल का मर्म क्या है। और अभी तक जिन लोगों ने हमसे सवाल रखे हैं, और नंदिता जी देखिए, सवाल रखने में 1 या 2 सेकंड या 10 सेकंड लगे होंगे, पर आप पूरी शिद्दत से और उसी खूबसूरती के साथ में आप उनके जवाब देती जा रही हैं। मैं यहाँ पे अपने आप को रोकूंगा और फिर से मनीष को मैं माइक दूंगा कि मनीष आगे की बात को रखें। थैंक यू सो मच नंदिता जी और सभी साथी। थैंक यू राजदीप जी इस पूरे सेशन को मॉडरेट करने के लिए, और विशेषकर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी पार्टिसिपेंट्स का, उन सभी साथियों का जिन्होंने अपने सवाल पूछे। और राजदीप जी आपने कहा भी है कि नंदिता जी ने बहुत ही शिद्दत से हर प्रश्न का जवाब दिया। जिस शिद्दत से वो आज तक अपने किरदार फिल्मों में करती आई हैं और बाकी कामों में पूरी तरह से शरीक रही हैं, उसी शिद्दत से आज उन्होंने जवाब भी दिया। और यही एक खूबी है जो उन्हें बाकी कलाकारों से थोड़ा सा अलग करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। नंदिता जी अगर आप परमिट करें तो यहाँ क्या हम मात्र 2 प्रश्न और ले सकते हैं, क्योंकि साथियों ने एक्चुअली जब हम प्रश्न पढ़ रहे हैं तो हमारा भी मन कर जाता है कि हम वो प्रश्न आप तक रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जिज्ञासाएं भी हैं और प्रश्न इतने अच्छे हैं कि हमें लगता है कि हम मेरे ही जवाब थोड़े लंबे हो रहे हैं। मैं कोशिश हमेशा करती हूँ छोटे जवाब देने की। सुन नहीं पा रहे हैं, क्या है कि वो अलग अलग, मुझे नहीं सुन पा रहे हैं आप?
नहीं सुन पा रहे हैं, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। मैं खाली मनीष से कह रहा हूँ कि आप सवाल एक साथ ले लो ताकि वो एक ही बार में जवाब दे देंगी बस। हाँ नहीं, क्योंकि वही मैं कह रही हूँ कि मेरे जवाब ही कई बार थोड़े लंबे हो जाते हैं, क्योंकि ये चीजें सवाल बहुत ही बुनियादी और अच्छे सवाल हैं, लेकिन उसका 2 लाइन में ऐसे साउंड बाइट्स की तरह जवाब नहीं दिया जा पा रहा। पर पूछिए, जरूर पूछिए। जी, तो एक मैं भूपेन को इनवाइट करूंगा। भूपेन, क्विकली आप अपना सवाल करें, और साथ ही राजदीप जी से कहूंगा कि वो जो दूसरा सवाल है उसे भी साथ में ही पढ़ लें, तो आप उनका एक साथ ही जवाब दीजिएगा। धन्यवाद जी। नमस्ते नंदिता जी। नमस्ते। जैसे राजदीप जी ने बोला था कि मेरे लिए भी एक अचीवमेंट है कि जो 5:33 टाइम हो रहा है, मैं भी नोट करके रखूंगा मेरे लाइफ का। तो मेरे लाइफ के डायरी में बिल्कुल ऐड ऑन करूंगा ये 5:33 जो हो रहा है। नंदिता जी, मेरा जो सवाल है बेसिकली, क्योंकि मैं भी ओडिशा से ही हूँ, और जब मैं पहली बार MSW करने के लिए बाहर आया था तो मैं भी बहुत जूझ रहा था, लाइक मेरे लैंग्वेज को लेके और मेरा कलर को लेके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इवन फैकल्टी भी हमें कॉर्नर करते थे हमारे कलर को लेके और लैंग्वेज को लेके। हम लोग इतना कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पा रहे थे कि हम फेस करें ये सारी चीजों को। तो मेरा ये सवाल है, आप जिस जगह पे हैं, या जिस अभी जो हम लोग सोचते हैं कि एक एक्टर या एक्ट्रेस जो है बहुत लोगों को कन्विंस करता है उनके थ्रू जो आप दिखाना चाहते हैं बहुत सारे मुद्दे को, तो ये ये सवाल है कि क्या हम गवर्नमेंट के साथ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तक हम इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक ये चेंज ही नहीं आएगा। तो क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके कोई प्लान है, या आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट के साथ हमने ऐसा क्यों काम नहीं किया ताकि ये सिस्टम ही बदले, ताकि ऐसे जो लोग हैं, ताकि ये कॉर्नर ना हो। ये बॉडी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग, या एजुकेशन सिस्टम में ये चेंज कैसे आएगा। तो ये सारी बातें हैं जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है और आपसे बात करने के लिए। तो थैंक यू सो मच ये प्लेटफॉर्म या बात करने के लिए। थैंक्स। मैं थोड़ा सा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने सामने आप लाए हैं। एक तो जो है कि आपने कहा कि कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कई बार भाषा की वजह से। एक तो अंग्रेज़ी बहुत बड़ा डिवाइडर है हमारे समाज में। अब देश में भी इतनी सारी भाषाएं हैं, कभी-कभी यूनिफायर भी है, क्योंकि जब दूसरे अलग-अलग हम जब साउथ से बात करते हैं या नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्यों से बात करते हैं तो अंग्रेज़ी फिर यूनिफायर भी बन जाता है। लेकिन कई जगहों में उसकी वजह से कॉन्फिडेंस चला गया है। जबकि बहुत ऐसे देश हैं, जैसे स्पेन में लोग स्पेनिश ही बोलते हैं, जापान में लोग जापानीज बोलते हैं, फ्रांस में लोग ज्यादातर फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन हमें क्योंकि कॉलोनाइज कर दिया गया, हमारे उसमें एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया गया है कि अगर हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो जैसे हमारे में वो कोई बात ही नहीं है, हमारे में वो टैलेंट ही नहीं है। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। इसीलिए भाषा को कभी भी आप ये मत सोचिए कि भाषा एक डिसेबिलिटी है कि न जानना। जितनी अलग अलग चीजें सीख सकते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अंग्रेजी मत सीखिए, कि हम क्यों सीखे। कई लोग ये बोलते हैं कि अच्छा ये तो बहुत कॉलोनाइज करता, हम तो हिंदी भाषी ही रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो जितना आपको सीख सकते हैं सब जगह से सीखिए, और सीखने में तो अच्छा ही है और जिंदगी भर सीखना चाहिए। जहां तक सरकार की बात है, देखिए सरकार तो हम ही लोगों ने वोट करके इन लोगों को गद्दी पे बिठाया है। हम डेमोक्रेसी, एटलीस्ट ऑन पेपर वी आर स्टिल अ डेमोक्रेसी। तो इसलिए हमें हमेशा उंगलियां हम वहां भी जरूर पॉइंट करें, पर एक उंगली जो अपने तरफ आ रही है उस पर हम अपने आप को ना छोड़ें उस पर, क्योंकि हम जैसी सरकार बनाएंगे वैसी सरकार बनेगी। उसके लिए हमें बहुत वो जागरूकता होनी चाहिए कि हमें कैसे लीडर्स चाहिए, जो हमें डिवाइड कर रहे हैं वैसे लीडर्स, या जो हमें जोड़ रहे हैं वैसे लीडर्स, जो हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं वैसे लीडर्स, या जो बचा कुचा है उसे भी नोच रहे हैं वैसे लीडर्स। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। पर सिर्फ सिस्टम जो बनता है, जो मानसिकता का सिस्टम बनता है, वो सरकार नहीं बनाती है, वो समाज बनाती है। और समाज भी सरकार को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर हम सही सवाल उठाएं, अगर हम अपने मन में वो प्रेजुडिसेस नहीं लाएं, वो बायसेस नहीं लाएं, ये भेदभाव की भावना नहीं लाएं, तो देखिए हमारा एक्चुअली लॉ बहुत अच्छा है। हमारा संविधान तो उससे भी मतलब फैंटास्टिक संविधान है। इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, इतने सारे हमारे प्रोग्रेसिव लॉज हैं, लेकिन मानसिकता चेंज नहीं हुई है। इसीलिए जो हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, चाहे औरतों के महिलाओं के बारे में हो, चाहे रंगभेद के बारे में हो, चाहे वायलेंस के बारे में हो, वो प्रोग्रेस इतना स्लो है क्योंकि मानसिकता अभी भी वो 50 साल पहले की है। कई लोग कहते हैं कि इंडिया ऐसा एक देश है जहां पर अलग अलग दशकों या अलग अलग शायद सेंचुरीज के लोग एक साथ रह रहे हैं। तो उसे हम कैसे बदलें? वो मानसिकता हम अपने अंदर पहले तो झांके कि हम कौन कौन से भेदभाव करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, शायद मैं उसको दोहरा रही हूँ क्योंकि जरूरी है
कि हम अपने चारों तरफ जो भेदभाव देखते हैं उसे हम कैसे वो करें। सरकार तो कर रही है अपना काम या शायद नहीं कर रही है अपना काम, जिसके भी दायी हम ही हैं, क्योंकि हम ही ने, जैसे मैंने कहा, कि उन्हें गद्दी पे बिठाया है। तो अब सोच समझ के वोट करिएगा। राजदीप जी। ओके, मैं बिल्कुल जो बाकी लास्ट 2 सवाल हैं उनको मैं साथ में रख रहा हूँ आपके लिए। आजाद फाउंडेशन से हरी शर्मा पूछ रहे हैं कि आज पुरुषों या लड़कों पर भी सुंदर होने या गोरे होने का बहुत बड़ा दबाव है और हमारे अभिनेताओं ने इससे और बढ़ावा देते हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? एक सवाल ये है। और एक जतन से ही हमारे साथी रणवीर पूछ रहे हैं कि बवंडर फिल्म आपने जिसका अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो मैं ये सवाल का जवाब दे देती हूँ राजदीप, क्योंकि वो अलग अलग सवाल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको थोड़ा संक्षिप्त में बोलने की कोशिश करती हूँ कि ये जरूर है कि आदमियों पे भी, मर्दों पे भी, पुरुषों पे भी इस तरह के दबाव शुरू हो गए हैं कि आप कैसे दिखते हैं। कोई अपनी बॉडी बिल्ड करने के लिए स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं, कोई गोरा होने के लिए अब तो है फेयर एंड हैंडसम, कि अपनी उसकी एड में है कि अपनी बहन की क्रीम मत लेना, मतलब अपनी खुद की क्रीम लो। ऐसी इस तरह की चीजें भी आ गई हैं। तो ये सब देखिए कमर्शियल चीजें हैं, जो कंज्यूमरिज्म और जो कैपिटलिज्म, ये सब चीजें इनकी साठगांठ तो है ही। चाहते हैं कि आप जितना लेंगे, मतलब शायद उसके इंग्रेडिएंट्स में भी कोई फर्क नहीं होगा जो औरतों के लिए क्रीम है, क्योंकि जो क्रीम जो है उसको तो पता नहीं कि ये अब औरत का चेहरा है या आदमी का चेहरा है। अभी तो गले के लिए अलग क्रीम हो गई, आंख के नीचे के लिए अलग क्रीम है, कोहनी के अलग अलग क्रीम है। तो ये कंज्यूमरिज्म तो चलती रहेगी। हम इसके विक्टिम क्यों बनते हैं? पर फिर भी औरतों पे बोझ बहुत ज्यादा है। अगर आप मैट्रिमोनियल एड्स देखेंगे, उसी से आपको पता चल जाएगा। हर औरत के साथ ये जरूर लिखा गया कि गोरी चाहिए, या तो वीटिश, बहुत डार्क भी होंगे तो उसको वीटिश लिखेंगी, वीटिश जो होंगे वो उसको फेयर लिखेंगे। तो ये एक समाज का दबाव है, इसमें चाहे आदमी हो चाहे औरत है, इससे आप आजादी पाइए। उसके बाद आपने क्या पूछा राजदीप? इसके सवाल के साथ कुछ और जुड़ा हुआ था कि यही? जी बिल्कुल, ये अपने आप में पूरा सवाल था। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये बहुत ज्यादा आपने इसको क्लियर किया है। जो आखिरी सवाल है नंदिता जी, वो ये है कि बवंडर फिल्म का जो पूरा फिल्मांकन हुआ है वो ज्यादातर राजस्थान के अंदर हुआ है। तो अगर राजस्थान में है जी, तो अगर राजस्थान से जुड़ा हुआ अगर कोई वाकया अगर आप बता सकें उस समय का, तो ये एक रिक्वेस्ट आई। बिल्कुल, राजस्थान से वैसे भी मैं काफ़ी जुड़ी हुई हूँ बहुत सालों से, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत वर्कशॉप्स किए हैं। जैसे कैलाश जी ने लोक जुम्बिश के बारे में बताया, वैसे और भी बहुत सारी संस्थाएं मैंने की है। तिलोनिया और बाड़मेर और उदयपुर और भीलवाड़ा, किशनगढ़, जयपुर वगैरह तो है ही। बहुत सारी जगह मैं गई हूँ राजस्थान में, और बहुत ख़ास तौर से स्कूल टीचर्स के साथ मैंने बहुत काम किया है। बवंडर जो हमारा हुआ था वो जोधपुर के आगे, बिल्कुल जैसे धोरों के पास था। बहुत बहुत ही कड़ाके की ठंड। मैंने चूरू में भी इनफैक्ट शूट किया है। मेरी एक पहली एक फिल्म है, फायर के भी पहले, जो कॉलेज में मैंने ऐसी मस्ती में एक फिल्म की थी, प्रकाश झा की परिणति नाम की। तो वो चूरू में था, और उस समय एक हेल स्टॉर्म आया था और हमारे सारे टेंट्स बर्बाद हो गए थे। लेकिन बवंडर के दौरान मुझे याद है कि हमें, आपको तो पता है, बहुत बड़े बड़े घाघरे पहनने होते हैं, और वो सारी जो सिल्वर ज्वेलरी बहुत सारी पहननी होती है। और जब हम वापस कमरे में आते थे अपने, तो वो एकदम पानी बर्फ हो जाता था, और कपड़े चेंज करने का भी मन नहीं करता था। और वो जो रजाई भी एकदम मतलब बर्फ नुमा चीज होती थी। तो दिन में इतनी गर्मी और रात को इतनी ठंड, जो मुझे ये शूट करने के बाद और ज्यादा पता चला। तो हम लोग बहुत ही, और मुझे पूरी मारवाड़ी बोलनी थी, उसमें कोई डबिंग का कोई स्कोप नहीं था कि चलो बाद में संभाल लेंगे। और वैसे मैंने 10 भाषाओं में फिल्में की हैं, पर कभी कभी लगता है कि तमिल और मलयालम जो बिल्कुल ही हिंदी से अलग है, वो शायद ज्यादा आसान है। जब भाषा थोड़ी थोड़ी कट्ठे जा रहे हो, अठे बैठो, ऐसे सब जो बठे काई करो बाबोसा, और वो सब जो चीजें जो होती हैं, जो थोड़ी सिमिलर होती हैं, जब आपको इम्प्रोवाइज करना होता है तब बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब हिंदी निकल आती है। जो लिखे डायलॉग्स होते हैं उनको तो आप अच्छे से रट लेते हैं, उनका आत्मसात करके अंदर से बोलते हैं। पर जब इम्प्रोवाइज करना होता है, बहुत इम्प्रोवाइजेशन उसमें था, क्योंकि जब वो सारे रेप सीन्स थे उसमें, मार धाड़, मुझे तो बिल्कुल खून निकल आया, क्योंकि उस ज्वेलरी में पूरा जो धोरों पे जो रेत थी पूरी मुंह में चली गई थी। तो बवंडर मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल शूट भी रहा। दूध दोहना था गाय भैंस का, फिर वो सब मटके लेकर धोरों पे चलना था, और वो पैर तो धंसते चले जाते हैं,
और जो वहाँ की औरतें होती हैं वो तो इतना ग्रेसफुली 2 यहाँ 1 यहाँ करके फटफट फटफट चलने लग जाती हैं, और हम हैं कि लुढ़कते पुढ़कते चल रहे थे। तो काफ़ी रिहर्सल भी करनी पड़ी। इमोशनली भी डिफ़िकल्ट फ़िल्म थी मेरे लिए, क्योंकि भंवरी देवी की कहानी जिस तरह की थी, और फिज़िकली भी बहुत एक डिफ़िकल्ट फ़िल्म थी, तो वो मुझे हमेशा याद रहती है। धन्यवाद। नंदिता जी, क्योंकि मैं भी बहुत सालों से थिएटर से जुड़ा रहा हूँ और एक बात अक्सर ये सुनता आया हूँ कि जो कलाकार है वो कहीं न कहीं अपने चाहने वालों का दिल जीत ही लेता है, उस तक अपनी बात को पहुँचा ही देता है। और आखिर में मैंने ये चीज़ देखी कि आज आपने बिल्कुल एक कलाकार की भूमिका में नहीं होते हुए भी जब राजस्थान की बात की और वहाँ के कुछ ऐसे शहरों के नाम लिए और टिपिकल कुछ चीज़ें बताई, तो यहाँ जितने भी साथी हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, सबके दिल कहीं न कहीं आपने छू लिए, और इस बात के लिए मैं आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं आखिर में मन तो नहीं कर रहा है ये बात कहने का कि यहाँ हम समापन कर रहे हैं, पर फिर भी क्योंकि समय की मजबूरी है, मैं आखिर में लक्ष्मी जी को आमंत्रित करूँगा, जतन संस्था से लक्ष्मी मूर्ति जी को, वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप इतना कुछ फॉर्मल मत करिए, हमारी ऐसे एकदम रिलैक्स चर्चा और बातचीत हुई है, दिल खोल के आपने भी सवाल किए और चीजें कही और मैंने भी बताया, तो छोटा सा बस कह दीजिए। जी। I've been given this unfortunate task of closing the session, and I'm sure that nobody wants to go. So having said that, as a senior of Jatan and a founder member of Jatan, thank you very much for this wonderful session that you've done. हिंदी में बोलना मैं चाह रही थी, लेकिन इतना शुद्ध हिंदी पिछले 1 घंटे से इतना शुद्ध हिंदी सुन रही हूँ, तो मेरा स्टेज फ्राइट हो गया है, इसीलिए मैं वापस इंग्लिश में स्विच करके। मेरा था कैलाश जी और राजदीप जी और मनीष जी इतनी शुद्ध गाढ़ी हिंदी बोल रहे थे। So thank you very much. We've had a wonderful afternoon or evening with you. Just to also flag at the end of the session that Jatan has been working on many of these issues that we touched upon. We've been looking at life skill education, primary education, then we've been looking at reproductive health. So a lot of these things mesh and join in together. Absolutely. और जैसे शुरू में आपने कहा था कि जेंडर और बॉडी पॉजिटिविटी ये एक साथ जाता, ये ओवरलैप्स है, और बहुत सारे इश्यूज के आज ताना बाना हुआ है, बहुत सारे इश्यूज के आज ओवरलैप्स है, and I'm just delighted that you touched upon variety of things, starting from dark is beautiful to follow your heart, to prejudices, to perceptions, to objectivity, to making women a vastu, to narrow views of society. It was just a wide range, and I think there's no need to say anymore. Initially I thought, let me summarize what you said, but then I thought कि summarize करने का क्या जरूरत है, सभी ने तो ग्रहण तो कर ही लिया है, तो अभी summarize तो नहीं करूंगी। और इसी के साथ thank you so much, and we hope to see you again, and we hope to see you, Kailash ji, after say year 25. अनलॉक हो जाएगा ना नंदिता जी, आपको हमारे यहाँ आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आऊंगी, बल्कि आजकल मैं ऑनलाइन सेशंस मैंने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, आप मानेंगे नहीं। मैं पर जब कैलाश जी ने लिखा तो क्या होता है कि ज्यादातर सेशंस आजकल ये सब शहरों के और बड़े बड़े आउटफिट्स के हो रहे हैं, तो मुझे ये मेरी जरूरत ज्यादा थी, आपकी थी या नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरी खुद की ज्यादा जरूरत थी कि मैं ऐसे लोगों से बात करूं जो बिल्कुल ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हैं और वो एक अलग चीज लेकर आते हैं सामने। तो thank you very much for this wonderful session where I could share my thoughts and listen to you. So बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलेंगे in real world और राजस्थान में। शुक्रिया नंदिता जी, हम यही दुआ करते हैं कि आप इसी खूबसूरती से सारे काम करती रहे जो आप कर रही हैं, और आखिर में बस एक ही बात कहूंगा कि आप जैसी हैं वैसी रहें, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और इसी तरह आपको याद करते रहेंगे। धन्यवाद। बढ़े भी हम लोग, चेंज भी हों लेकिन सही दिशा में चेंज हो, क्योंकि मेरा कोर तो वैसा ही है, लेकिन पिछले 30 साल में मैं बदली भी हूँ कुछ अच्छी चीजों के लिए। जो अच्छी चीजें नहीं हैं उन पे अब ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। वी आर ऑल ऑन अ जर्नी और हम उसी कारवां का हिस्सा हैं। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग तो सही मायने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बदलाव ला रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या हम सभी साथी यहाँ एक वीडियो ऑन करके आप लोग प्रिंट स्क्रीन से एक एक सेल्फी ले सकते हैं, ऑनलाइन सेल्फी, तो आपको यादगार रहेगी नंदिता जी। एक गैलरी पे डाल दीजिए तो अपने आप सारे कई लोग आ जाएंगे। जी सोहेल, इसको गैलरी पे डाल दीजिए। मैंने गैलरी पे डाल दिया है, मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जी, जिसमें साक्षी जी और डिम्पल सेन और ये सब लोग हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। सेफ रहिए, बाहर जाएं तो मास्क पहनिए और अपने लीडर्स को सोच समझ के चुनिए। आप भी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू नंदिता जी। थैंक यू। जो भी साथी अब तक हमारे साथ जुड़े रहे इस सेशन में, उन्होंने अच्छे से सुना, अच्छे से पार्ट लिया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये शाम आपके लिए अब तक की जितनी भी शामें आई हैं उनमें सबसे खूबसूरत रही होगी। और इसी तरह जतन आप लोगों के साथ ऐसे अमेजिंग पर्सनालिटीज को लेके आता रहेगा, आपसे बात करवाता रहेगा, आपकी बात सुनता रहेगा। इसी खूबसूरत शाम के साथ अलविदा साथियों। कल हम आपसे फिर मिलेंगे। कल सुबह एक बहुत ही अमेजिंग सेशन है, उसके लिए जरूर जुड़ें और इसी तरह पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद, अलविदा, शुक्रिया, शुभ रात्रि।